नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में डीसी जनरेटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझाते हुए हल किया गया है। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपका डीसी जनरेटर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 25 तक दिया गया है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आगे क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, जनरेटर का क्या नाम है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है? 4 विकल्प हैं दोस्तों, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा शंट जनरेटर। दोस्तों, हमारा जो डीसी शंट जनरेटर होता है, इसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समानांतर में संयोजित की हुई होती है। इस जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग पतले तारों की बनाई जाती है, जिससे आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ सहन कर सके। डीसी शंट जनरेटर का उपयोग हम सेंट्रीफ्यूगल पंप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग मशीन, एक्साइटर और बैटरी चार्ज आदि में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? जिसका राइट आंसर है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना। दोस्तों, यहां पर आप एक डीसी जनरेटर का डायग्राम देख रहे हैं। यहां पर इस हिस्से को हम पोल शू कहते हैं। मैं इसे बड़ा करके दिखा देता हूं। तो ये हमारा पोल शू है। पोल शू का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि पोल शू द्वारा पैदा किया हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स अधिक फैलाव का होता है। डीसी जनरेटर तथा मोटर में प्रयोग होने वाले पोल शू लेमिनेटेड कास्ट स्टील तथा एनेल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? जिसका राइट आंसर होगा धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि डीसी जनरेटर में जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है, वो डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में होता है, और ये ईएमएफ एसी नेचर अर्थात अल्टरनेटिंग करंट का होता है। हम यहां आर्मेचर वाइंडिंग पर पैदा हुए ईएमएफ को आउटपुट के रूप में लेने के लिए आर्मेचर पर कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग लगाते हैं। यदि हम आर्मेचर पर कम्यूटेटर लगाते हैं तो कम्यूटेटर आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा होने वाले एसी करंट को डीसी में बदलकर हमें आउटपुट देता है। जबकि यदि हम आर्मेचर पर स्प्लिट रिंग का प्रयोग करते हैं तो आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा होने वाले एसी करंट को स्प्लिट रिंग आउटपुट के रूप में भी एसी ही देता है। अगला प्रश्न है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा कार्बन और ग्रेफाइट। मित्रों, कम क्षमता वाले जनरेटर में उपयोग किए जाने वाला ब्रश कार्बन से बना होता है तथा बड़ी क्षमता वाले अधिक क्षमता वाले जनरेटर में ये ब्रश ग्रेफाइट या कार्बन तथा तांबे के मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? यहां पर 4 विकल्प हैं, आपको सही कारण बताना है, जिसका राइट आंसर होगा रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है तो डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में हम जनरेटर को सही करने के लिए बैटरी या किसी भी डीसी स्रोत से जनरेटर के फील्ड पोल को चार्ज करते हैं। अगला प्रश्न है, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? 4 विकल्प हैं, सही आंसर होगा आर्मेचर कोर के द्वारा। दोस्तों, जनरेटर में चुंबकीय सर्किट आर्मेचर कोर, योक तथा ध्रुव के माध्यम से पूरा होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हमारा आर्मेचर कोर है, ये योक है और ये पोल है। अब ये हमारा जो चुंबकीय सर्किट पूरा हो रहा है वो इन तीनों के रास्ते से होकर गुजर रहा है। अगला प्रश्न है, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? यहां पर 4 कारण दिया गया है, आपको सही कारण का पहचान करना है। इसका सही कारण होगा आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। दोस्तों, हमारा जो डीसी शंट जनरेटर होता है, यदि हम उस पर ज्यादा करंट का लोड दे देते हैं तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कम होने लगता है।
चलिए हम इसका कारण जान लेते हैं। हम यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब डीसी जनरेटर को हम घुमाते हैं तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट होता है और साथ ही साथ इस ईएमएफ के कारण आर्मेचर में अपना एक स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब जब डीसी शंट जनरेटर में लोड करंट का मान अधिक होने लगता है तो आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विचुंबकित करने लगता है। इस कारण इसके टर्मिनल वोल्टेज में कमी होने लगती है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूं। आप हमें ये बताइए कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है। आप अपना राय, विचार या जो भी फीडबैक है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में सुधार कर सकें। हमारा अगला प्रश्न है, लंबी दूरी के वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर अर्थात संचयी यौगिक जनरेटर। दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर 4 विधियां हैं, आपको सही बताना है। जिसका राइट आंसर होगा रखरखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देना। दोस्तों, डीसी जनरेटर या कोई भी मशीन जिस पर बाइंडिंग की हुई होती है, मॉइस्चर के कारण इसके इंसुलेशन प्रतिरोध कम होने लगते हैं और इनके वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम ऐसे स्थान का प्रयोग करते हैं जहां पर गर्म हवा हो। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? जिसके 4 विकल्प हैं। सही आंसर होगा अलग से उत्तेजित जनरेटर अर्थात सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। दोस्तों, विकल्प में दिया गया है शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। ये तीनों अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण ईएमएफ जनरेट करना प्रारंभ करते हैं, जबकि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग एक बैटरी के साथ जुड़ा होता है। यहां पर आप डायग्राम में सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का डायग्राम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। जिसका राइट आंसर होगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर अर्थात विभेदक यौगिक जनरेटर। दोस्तों, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को आर्क वेल्डिंग के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस प्रकार के जनरेटर की सबसे खास बात यह होती है कि जब लोड करंट बढ़ता है तो टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है। जैसे कि मान लीजिए आर्क पैदा होने से पूर्व जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच वोल्टेज का मान 100 वोल्ट हो तो आर्क पैदा होते समय इसका वोल्टेज तीव्रता से घटकर 40 से 50 वोल्ट हो जाता है, जिससे आर्क बनाते समय अधिक विद्युत धारा उपलब्ध हो सके। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? 4 विकल्प हैं। सही आंसर होगा कम धारा, उच्च वोल्टेज। दोस्तों, तरंग वाइंडिंग को हम वेव वाइंडिंग भी कहते हैं और डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग कम विद्युत धारा तथा उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प हैं, सही उत्तर की पहचान करनी है। जिसका राइट आंसर होगा धारा दिशा का आसानी से पलटना। मित्रों, हमने क्वेश्चन नंबर 28 में कम्यूटेटर के इस प्रोसेस को पूरी तरह समझ चुके हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? 4 विकल्प हैं, सही कारण बताना है। जिसका राइट आंसर होगा चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। दोस्तों, प्रश्न के विकल्प में रिलक्टेंस शब्द का अर्थ है कि पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स की गति में बाधा उत्पन्न करे। जैसे कि विद्युतीय सर्किट में प्रतिरोध करता है, वैसे ही चुंबकीय सर्किट में रिलक्टेंस करता है। इस रिलक्टेंस को कम करने के लिए हम सॉलिड पोल शू का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जिसके 4 विकल्प हैं। सही आंसर होगा रोल्ड स्टील। दोस्तों, कम क्षमता वाले डीसी मशीन का योग बनाने के लिए प्रायः कास्ट आयरन,
से बनाया जाता है, जबकि अधिक क्षमता वाले डीसी मशीन का योग कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा एक दिशा में आउटपुट बनाता है। दोस्तों, इस प्रश्न को तो मैंने पहले भी हल कर लिया है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि जो हमारा स्प्लिट रिंग होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? जिसके 4 विकल्प हैं। सही आंसर होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज अर्थात प्रत्यावर्तीय वोल्टेज। डीसी जनरेटर में ईएमएफ आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा होता है और ये ईएमएफ एसी नेचर अर्थात अल्टरनेटिंग करंट का होता है, जिसे कम्यूटेटर द्वारा डीसी में बदलकर प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? जिसके 4 विकल्प हैं। सही आंसर होगा आर्मेचर के साथ श्रृंखला क्रम में। इंटरपोल आर्मेचर के साथ श्रृंखला क्रम में जुड़ा होता है। दोस्तों, डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन के कारण कम्यूटेटर तथा ब्रशों के बीच स्पार्किंग पैदा होती है। इस दोष के निवारण के लिए हम आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? जिसके 4 विकल्प हैं, जिसका राइट आंसर होगा कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। दोस्तों, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल के द्वारा ही जनरेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, जिससे पोलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जिसके 4 विकल्प हैं। राइट आंसर होगा ढलवा इस्पात अर्थात कास्ट स्टील। बड़े डीसी मशीन के पोल बनाने के लिए हम कास्ट स्टील अर्थात ढलवा लोहा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, क्यों पोल कोर स्टंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? पटलित का अर्थ होगा लेमिनेटेड करते हैं। 4 विकल्प हैं, जिसका राइट आंसर होगा भंवर धारा हानि को कम करने के लिए अर्थात ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। दोस्तों, भंवर धारा हानि अर्थात ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम स्टैंपिंग व लेमिनेटेड किए हुए पोल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? जिसके 4 विकल्प हैं, जिसका राइट आंसर होगा शंट जनरेटर। दोस्तों, शंट जनरेटर को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा विचुंबकीयकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। दोस्तों, कंपाउंड जनरेटर में विचुंबकीय प्रभाव को समाप्त करने के लिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का संयोजन किया जाता है। इस डायग्राम में आप कंपनसेटिंग वाइंडिंग को देख रहे हैं। मित्रों, कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी सीरीज फील्ड वाइंडिंग की तरह मोटे तारों के कम लपेट संख्या से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में? जिसके 4 विकल्प हैं। राइट आंसर होगा जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रह जाता है। दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है कि क्रांतिक प्रतिरोध अर्थात क्रिटिकल रेजिस्टेंस शंट फील्ड रेजिस्टेंस का वह मैक्सिमम वैल्यू होता है जिस पर डीसी शंट जनरेटर ईएमएफ अर्थात विद्युत वाहक बल पैदा करता है। मित्रों, शंट फील्ड प्रतिरोध का मान क्रिटिकल सीमा से अधिक कर दी जाए तो फील्ड कॉइल में पर्याप्त मात्रा में करंट प्रभावित नहीं हो पाएगी और जनरेटर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करने में असफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? जिसका राइट आंसर होगा आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। दोस्तों, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का फील्ड चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव ही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीसी जनरेटर में आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है।
मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी।